हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द बिगेस्ट लाइफ लेसन्स कम फ्रॉम द जर्नी इटसेल्फ एंड द डेस्टिनेशन एंड नॉट द डेस्टिनेशन, सॉरी बाय मिस्टेक। तो बेसिकली मतलब क्या है कि आप अभी सोच रहे होंगे कि यार मेरे को सफलता नहीं मिल रही, मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, मैं इतनी जद्दोजहद कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो क्या आपने जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं कभी भी ऐसा सुना है कि सक्सेसफुल होने के बाद में वो कोई जब लेक्चर्स दे रहे हैं, कुछ नॉलेज आपको दे रहे हैं, तो वो अपनी सक्सेसफुल होने के बाद की किसी कहानी में से देते हैं? नहीं ना, वो जो भी आपको लाइफ लेसन्स देते हैं, जो भी इतने बड़े बड़े मोटिवेशनल कोट्स बनी है, वो किसी ना किसी सक्सेसफुल व्यक्ति की जर्नी जो थी, जो संघर्ष का टाइम था, स्ट्रगल टाइम था, उस दौरान के अंदर में जो उसने कुछ चीज़ें सीखी, लाइफ लेसन्स सीखे, उसी के बेसिस पर बनती हैं। सफलता प्राप्त होने के बाद में तो वो लाइफ लेसन्स नहीं देते। अब एक और एग्जाम्पल मैं रियल लाइफ जर्नी से बताती हूँ कि स्ट्रगल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। जो व्यक्ति स्ट्रगल करके किसी मुकाम पे पहुंचा होता है, पहचान उसकी होती है, सक्सेस उसकी गाई जाती है। आज हम बात करते हैं रिलायंस ग्रुप की। धीरू भाई अंबानी को सब प्रेज करते हैं, उनकी लाइफ जर्नी को लोग समझते हैं, समझना चाहते हैं, सीखते हैं। बट क्या वही लेगेसी अब, क्योंकि धीरू भाई अंबानी ने जीरो से स्टार्ट किया और वो इस मुकाम पर पहुंचे। आगे उनके दो बेटे थे, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी। अब हमें पता है अनिल का तो क्या वो डाउनफॉल हुआ, उससे तो हम ये ज़रूर सीख सकते हैं कि कैसे बिजनेस को संभालना नहीं है। लेकिन मुकेश अंबानी की जर्नी से क्या आप कुछ सीखेंगे? वो तो बॉर्न विद गोल्डन स्पून थे ना, उनके हाथ में तो पहले ही ये थी। उन्होंने इस लेवल से इसको और आगे पहुंचाया है बहुत स्टीडीली, लेकिन उनकी लाइफ जर्नी जो है उससे लोग इतना नहीं सीखते जितना धीरू भाई अंबानी से सीखते हैं। अब इनके जो आगे बच्चे हैं मुकेश अंबानी के, अनंत और दूसरे जो हैं, क्या उनकी लाइफ जर्नी से लोग कुछ सीखेंगे? नहीं ना। चाहे वो और मल्टी मिलियन दुनिया की नंबर 1 कंपनी बना दें चाहे, बट स्टिल जो लाइफ लेसन हमने स्ट्रगल किए व्यक्ति की ज़िंदगी से सीखना है ना, वो हमें किसी और से नहीं मिल सकता। ठीक है, तो आप भी आपकी इस लाइफ में इस वक्त जो भी परेशानियां हैं वो आपको कुछ ना कुछ सिखा रही हैं, कुछ ना कुछ आपको लेसन्स मिल रहे हैं। आपको बस आइडेंटिफाई करना है, कैच करना है कि आपको क्या लेसन्स मिल रहे हैं, और आपको उन्हीं को समझ के अपनी ज़िंदगी में उनको ना लेसन्स को लिख के रखो कि आपने इस फेलियर से क्या सीखा। बिकॉज जिस दिन आप सक्सेसफुल होंगे उस दिन आपको लोगों को मोटिवेट करने में वो काम आएंगे। ठीक है, आपकी अलग कहानी होगी, आपके अलग कुछ लेसन्स होंगे, तो वो आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, तो हर फेलियर से कुछ सीखो और उस सीख के साथ में आगे बढ़ो। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज डिस्कशन फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन। जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है वो एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सेम आर्टिकल एसएससी और बैंकिंग दोनों के लिए है। ठीक है, स्टेट्स need to implement labor rights uniformly and not rely on protectionism। बोल रहे हैं स्टेट्स यानी कि सरकारें जो हैं उनको जो लेबर राइट्स हैं, लेबर यानी कि मजदूर के जो अधिकार है, काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके जो अधिकार हैं, उनको यूनिफॉर्मली मतलब एक समान रूप से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और प्रोटेक्शनिज्म एक इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसमें कुछ इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है ताकि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया कर सकें। ठीक है, तो वो उस हमें रणनीति में नहीं चलना है, प्रोटेक्शनिज्म के दायरे में नहीं आना है। अब क्यों कहा जा रहा है ये? द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज डन द राइट थिंग बाय क्वॉशिंग द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट। अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या किया है, उन्होंने एकदम सही फैसला लिया जब उन्होंने क्वॉशिंग मतलब रद्द करना, किसी चीज को क्वॉश करना, रद्द करना, जब उन्होंने द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट को रद्द कर दिया, जो कि 2020 में पारित हुआ था। That provides 75% reservation to the state domiciles in the private sector in jobs that provide a monthly salary of less than ₹30,000। इस एक्ट के तहत इसमें क्या किया गया था, इसमें प्रावधान था कि जो भी प्राइवेट सेक्टर
की कंपनीज हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट जो भी जनरेट कर रहे हैं लोग, उसमें 75% रिजर्वेशन हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। और ये ऐसी जॉब से जिसमें लेस देन 30,000 पर मंथ की सैलरी थी। ठीक है, बेसिकली स्टार्टिंग सैलरी पैकेजेस जो फैक्ट्री साइड में होता है वो 8-10 हज़ार का ही मिलता है। ठीक है, अगर कोई MNC है तो उसमें 25,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, 25-30,000। बट जो छोटी कंपनीज होती हैं, फैक्ट्री कंपनीज होती हैं, लाला कंपनीज होती हैं, उनमें बेसिकली 8-10 हज़ार स्टार्टिंग होती है। तो बोल रहे हैं कि इसमें 75% रिजर्वेशन उन्होंने बोला था इस एक्ट के तहत में कि स्टेट कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। ठीक है, द कोर्ट स्टेटेड दैट इट वॉज बियॉन्ड द परव्यू ऑफ द स्टेट टू लेजिस्लेट ऑन द इशू एंड रिस्ट्रिक्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर्स फ्रॉम रिक्रूटिंग पीपल फ्रॉम द ओपन मार्केट। बोल रहे हैं तो कोर्ट ने क्या बोला कि ये स्टेट गवर्नमेंट के, सरकार के दायरे से बाहर है कि वो ऐसा कानून बनाए इस मसले पे, और प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट जो लोग हैं, जो कंपनीज हैं जो एम्प्लॉय कर रही हैं लोगों को, उनके ऊपर एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा दे, बाधा लगा दे, प्रतिबंध लगा दे कि वो ओपन मार्केट में से बंदे नहीं चूज कर सकते, वो चूज करेंगे हमारी लोकल मार्केट में से। बेसिकली क्या होता है, अब प्राइवेट कंपनीज देखते हैं तो पंजाब स्टेट में अगर आप देखेंगे तो कई सारे व्यक्ति उत्तराखंड के होंगे, कोई राजस्थान से आया होगा, कोई हिमाचल से आया होगा, कोई जम्मू कश्मीर से आया होगा। इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट होता है। तो अगर आप वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगवा देंगे कि भाई पंजाब में 75% जो है प्राइवेट कंपनीज में, हर एक प्राइवेट कंपनी में 75% जो है प्राइवेट मतलब लोकल कैंडिडेट्स को मिलना चाहिए, दैट मीन्स इंटर स्टेट कभी हो ही नहीं सकता, है ना। यानी कि दूसरे स्टेट्स के कैंडिडेट्स हमारे स्टेट में आ नहीं सकते। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ेगा? जिन स्टेट्स में तो एम्प्लॉयमेंट अच्छी है वहाँ पे तो इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वो स्टेट्स जो गरीब स्टेट्स हैं, जिनके ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं वो बाहर दूसरे स्टेट्स में जाके काम करते हैं, वो स्टेट्स क्या करेंगे? क्योंकि उनका तो फिर वो 75, फिर बच कितना गया 25%, उसमें तो वो आएंगे नहीं, फॉलो नहीं करेंगे, राइट। तो ये चीज़ नहीं हो सकती। कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई ये आपके दायरे में नहीं आता कि आप उनको रिस्ट्रिक्ट करें कि आप ओपन मार्केट में से कैंडिडेट्स चूज करें। It also held that the act was violative of quality guaranteed under Article 14 and freedom under Article 19 of the Constitution। बोल रहे हैं, इन्होंने ये भी कहा कि ये जो एक्ट था, कौन सा एक्ट? हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020, ये वायलेटिव था, यानी कि उल्लंघन कर रहा था किस चीज का? जो एक क्वालिटी हमने ग्रांट करी है, किसके तहत? हमने क्वालिटी ग्रांट करी है आर्टिकल 14 के तहत, और दूसरा है एक फ्रीडम हमने ग्रांट करा है आर्टिकल 19, संविधान के आर्टिकल 19 के तहत। इन दोनों का उल्लंघन कर रहा था। The court said that by allotting 75% reservation for locals, the act militates against the rights of citizens of the rest of the country। बोल रहे हैं, कोर्ट ने कहा कि अगर हम 75% रिजर्वेशन लोकल कैंडिडेट्स के लिए रखते हैं तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि हम बाकी देश के बाकी सिटीजन्स जो हैं उनका जो अधिकार है उसके अगेंस्ट, उसका विरोध कर रहे हैं। एक्ट मिटिलेट्स अगेंस्ट मतलब उसका विरोध करना, ठीक है। किसका विरोध करना? जो हमारे देश के नागरिकों का अधिकार है, पूरे बाकी देश के नागरिकों का अधिकार है। एंड दैट सच एक्ट्स कुड लीड टू अदर स्टेट्स कमिंग अप विद सिमिलर एनैक्टमेंट्स। और अगर एक स्टेट ये काम करेगा तो बाकी स्टेट्स भी बोलेंगे ठीक है, फिर हम अपने राज्य में अपना करने, अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। इसका मतलब ये होगा कि इंटर स्टेट जाके काम नहीं हो सकता। दैट मीन्स आप इनडायरेक्टली, आप ये समझो ना कि आप अपने ही, ये हमारा देश है, आप अपने ही देश में इनडायरेक्टली छोटी छोटी बैरिगेटिंग कर रहे हो। ये हमारे स्टेट्स हैं, आप बैरिगेटिंग कर रहे हो कि अब इस स्टेट का बंदा इस स्टेट में नहीं जा सकता। क्या ये पॉसिबल है? हम एक देश हैं। इंटर कंट्रीज भी आजकल वीजा रिस्ट्रिक्शन इतने लीनियंट किए जा रहे हैं, तो हम अपने देश के अंदर ही अगर देश के लोगों को इधर से उधर नहीं जाने देंगे तो क्या वो एक अच्छे देश का माहौल बन पाएगा? नहीं ना। इन इफेक्ट पुटिंग अप आर्टिफिशियल वॉल्स थ्रू आउट इंडिया, जिसकी वजह से क्या होगा? एक तरीके से आर्टिफिशियल वॉल्स खड़ी हो जाएंगी पूरे देश भर में। It argued that the act was imposing unreasonable restrictions on workers' right to move freely throughout the territory of India।
बोल रहे हैं कि इन्होंने ये भी तर्क दिया कि ये जो एक्ट था ये बेसिकली अनरीजनेबल, यानी कि बिना कोई कारण की एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहा था वर्कर्स के ऊपर, जो काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर, कि वो फ्रीली हिंदुस्तान की बाउंड्री के अंदर भी अब फ्रीली इधर से उधर नहीं जा सकते, घूम सकते, ठीक है, क्योंकि काम की तलाश में वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तो जाते ही हैं। द कोर्ट टर्म द requirements on private employers stipulated in the act as akin to those under Inspector Raj। बोल रहे हैं कि कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने ये नाम दिया, क्या नाम दिया, टर्म द रिक्वायरमेंट्स, जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स की रिक्वायरमेंट हैं, डिमांड्स हैं इन द एक्ट, इस एक्ट के तहत एज एकिन, उनको बोला कि ये सिमिलर है टू दोज अंडर इंस्पेक्टर राज, जो इंस्पेक्टर राज के अंदर जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी उसके तहत, उसके अकॉर्डिंग ये उसी के सिमिलर है, ठीक है। तो उनने एक तरीके से इसको नाम दे दिया इंस्पेक्टर राज, ठीक है, यानी कि सरकार राज चल रहा है, जो सरकार चाहेगी वही होगा, इसमें किसी के प्राइवेट जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके भले बुरे का, नफे नुकसान का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। Other states such as Andhra Pradesh and Jharkhand have also enacted similar legislations। अब दूसरे states जैसे कि आंध्र प्रदेश और झारखंड, इन्होंने भी ऐसे ही कानून बनाए। The Andhra Pradesh High Court observed that the state's bill passed in 2019 may be unconstitutional, but it is yet to hear the case on merits। बोल रहे हैं कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये पाया कि ये जो बिल है जो कि 2019 में पारित किया गया था, ये शायद अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि असंवैधानिक है, लेकिन अभी भी इस केस में हियरिंग चालू है, हियरिंग होनी बाकी है मेरिट्स के बेस पे, कि क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्यों किया, मतलब एक मौका दिया जा रहा है, तो वो भी हियरिंग इसकी बाकी है, पेंडिंग है। Workers move to other states seeking job opportunities that are relevant to their skills and abilities। अब बताओ, यही अगर प्रावधान करने लगे, हैदराबाद तो पूरे देश भर के नौजवानों से भरा पड़ा है, बैंगलोर में तो पूरे देश भर के नौजवान है, इसका मतलब हो गया कि मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में हमें सिर्फ महाराष्ट्रन लोग देखने मिलेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि साउथ की मूवीज़ में पंजाब का कोई हीरो नहीं जा सकता, और वहाँ का कोई एक्टर या एक्ट्रेस जो है मुंबई महाराष्ट्र नहीं आ सकता, बिकॉज 75%, वो भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही है, एम्प्लॉय करते हैं वो लोगों को, तो 75% का अगर आप टारगेट दे रहे हो कि लोकल होना चाहिए, तो फिर 75% तो वहाँ पे भी लगेगा। आप खुद सोच के देखो कि आप कि कितने सारे जैसे पूजा हेगड़े हैं, साउथ की एक्ट्रेस हैं, रश्मिका मंदना है, बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो साउथ से अब अपकम होके उठ के बॉलीवुड की तरफ रुख कर रही हैं। पंजाबी एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जो बॉलीवुड का रुख कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि अब ये लोग ये काम नहीं कर पाएंगे? पॉसिबिलिटी नहीं है ना। लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट तो काम की तलाश में जाते ही हैं, और अगर इस तरीके की बैरिगेटिंग एक स्टेट करेगा तो बाकी स्टेट्स भी लगाएंगे इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस, और ये जो नज़ारा होगा वो बिल्कुल भी किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। If states build walls and impose restrictions that prevent job seekers from other states from accessing opportunities, citizens of poor states will have to eke out a living within their own regions। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स इस तरीके की दीवारें खड़ी कर देंगी और इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे प्रिवेंट, कि जिसके तहत वो जॉब सीकर्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जाने दे सकते और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की सर्च में, तो इससे क्या होगा, जो पुअर स्टेट्स के सिटीजन्स हैं उनको अपने ही एरिया में मिलने वाला जो भी थोड़ा बहुत कुछ भी मिले उसमें ही गुजारा करना पड़ेगा। दिस विल अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द एंटायर कंट्री। इससे क्या होगा, पूरे देश की इकोनॉमी जो है वो ठप पड़ जाएगी, उसके ऊपर बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। While legislation that seeks to reserve blue-collar jobs for locals is problematic and unconstitutional, there is a reason why there is resentment among locals in better off states। बोल रहे हैं कि हालांकि लेजिस्लेशन का इस तरीके का कानून जो कि चाहता है कि ब्लू कॉलर जॉब्स, यानी कि जो श्रमिक वर्ग की जो जॉब्स होती हैं वो लोकल्स के लिए ही रिजर्व कर दी जाए, ये प्रॉब्लमैटिक है और असंवैधानिक है। देयर इज अ रीजन, एक कारण है कि क्यों
लोगों के अंदर, लोकल्स जो हैं उनके अंदर एक रिसेंटमेंट, एक नाराजगी देखने मिली है, विरोध भावना देखने मिली है इन बेटर ऑफ स्टेट्स, जो धनी या समृद्ध स्टेट्स हैं वहां पे, ओवर देयर जॉब्स बीइंग टेकन अप बाय माइग्रेंट वर्कर्स। वो कहते हैं कि भाई जो माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं वो हमारी नौकरियां ले जाते हैं। तो इसके पीछे एक कारण है, क्यों? क्योंकि जो दूसरे स्टेट से आते हैं लोग काम करने, वो कम पैसे में भी काम करने को तैयार है, राइट। तो जो लोकल लोग हैं वो अगर एक काम करने के 500 रुपये मांग रहे होंगे दिन की दिहाड़ी, मान लो सपोज करो, और जो बाहर से आया व्यक्ति है वो 300 रुपये लेकर खुश है कि मैं दिन की दिहाड़ी 300 रुपये, तो ऑब्वियसली बात है मैं अपना भी, मैं एक काम देने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं अपना भी बेनिफिट दूंगी ना कि यार मैं उसको 500 दे रही हूँ है दिन की दिहाड़ी का, इसको मैं 300 दे के तो 200 रुपये मेरा बच रहा है, वो मैं कुछ और चीज़ में कर सकती हूँ, अपना प्रॉफिट लगा सकती हूँ या कुछ और अपना बिजनेस आगे इंप्रूव कर सकती हूँ, राइट। Workers, and which has compelled their governments to come up with knee-jerk protectionist measures, और कि वो लोग हमारी नौकरियां ले रहे हैं और इसी कारण से हमारी सरकारों ने इस तरीके का एक सहज और त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए इस तरीके का प्रोटेक्शनिस्ट वाला कदम उठाया है। There are more than a few private employers who exploit the migrant labor market, as such workers tend to work long hours for low wages। बोल रहे हैं कि कुछ से थोड़े ज़्यादा ही प्राइवेट एम्प्लॉयर्स हैं ऐसे, कि मतलब काफ़ी संख्या है ऐसे प्राइवेट एम्प्लॉयर्स की कि जो इस लेबर मार्केट में, माइग्रेंट वर्कर्स की जो लेबर मार्केट है वहाँ से वर्कर्स सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो लोग कम पैसे में ज़्यादा घंटे काम करने के लिए तैयार होते हैं, विद लिटिल टू नो सोशल प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट्स। और उनको कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं चाहिए कि हमें टीए चाहिए, डीए चाहिए, हमें इंश्योरेंस चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उनको बेनिफिट्स भी कोई नहीं चाहिए, हम 300 रुपये में भी काम करने को तैयार हैं, बस हमें दिन की रोटी कमानी है। This creates a segmentation of the labor market with low-wage migrant workers on the one side and local workers with better bargaining power on the other। तो इससे क्या होता है, दो कैटेगरीज डिवाइड हो जाती हैं, कैटेगराइजेशन हो जाता है कि एक तो लेबर मार्केट में दो तरीके के लोग आ जाते हैं, लो वेज पे काम करने वाले माइग्रेंट वर्कर्स एक तरफ हो जाते हैं, दूसरी तरफ हो जाते हैं लोकल वर्कर्स जो बार्गेनिंग, जिनके पास पावर ज़्यादा है कि नहीं मैं तो इतने में ही करूँगा, करवाना है तो करवाओ नहीं तो दूसरे से करवा लो, ठीक है। तो ये दो चीज़ हो जाती है। अब नुकसान क्या होता है, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, आज यहाँ पर है, कल को उठ के चले गए तो, भाग गए तो, काम आधे में छोड़ के चले गए तो मैं कहाँ ढूंढने जाऊँगा, ये प्रॉब्लम आ जाती है माइग्रेंट वर्कर के साथ में। यहाँ पे एक अपर हैंड होता है जो लोकल वर्कर्स हैं उनके पास में, इसलिए वो बोलते हैं कि ठीक है हम 500 रुपया चाह रहे हैं, हम 500 ही लेंगे, नहीं तो आप वो दिहाड़ी वाले जो है 300 रुपये उनसे करवा लो, ठीक है, मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो 500 में करूँगा। फिर जो ओनर है उसके मन में डर होएगा कि यार उससे करवाऊंगा दिहाड़ी वाले से, वो आज तो यहाँ पर है, कल उनका कोई ठिकाना तो है नहीं, कल पता नहीं मुझे मिले नहीं मिले, फिर मेरे 300 रुपये भी गए, काम भी मेरा आधे में लटक जाएगा, तो बेहतर है कि मैं इससे करवा लेता हूँ। तो ये दोनों तरीके से हम सोच सकते हैं और देख सकते हैं। If states are truly concerned about protecting workers' rights, they should ensure that migrant workers in all establishments enjoy basic labor rights that are legally due to them। बोल रहे हैं कि अगर सरकारें वाकई में चाहती हैं ना, वाकई में उनको चिंता है वर्कर्स के अधिकारों के प्रोटेक्शन की, तो उनको ये मेक श्योर करना चाहिए, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, चाहे वो किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके का काम कर रहे हैं, उनको कम से कम बेसिक जो एक मजदूर के, एक कारगर के जो बेसिक अधिकार हैं वो उनका बेनिफिट उठा सकें, जो कि उनको कानून की तरफ से कानून तौर पर मिलते हैं। देयर बाय क्रिएटिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल वर्कर्स, जिसके तहत फिर एक लेवल, एक बराबरी की पिच तैयार हो जाएगी जिसमें सारे वर्कर्स एक बराबरी से काम कर रहे होंगे। देखो हमारी सरकार ना पहले मिनिमम वेज, अब मुझे अभी का करंट पता नहीं है सिनेरियो, मैं आपको पता करके कंफर्म कर सकती हूँ, बट पहले ऐसा होता था, अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है, कि एक मिनिमम वेज सरकार डिफाइन करती थी कि कम से कम एक दिहाड़ी मजदूर को मिनिमम दिन का इतना मिलना चाहिए, ठीक है। जो मुझे लास्ट याद है 500 रुपये तक की बात हुई थी कि 500 रुपये पर डे का एक दिहाड़ी मजदूर को मिलना चाहिए। मैं हो सकता है गलत हूँ, ठीक है, आप में से किसी को भी अगर इस चीज़ की जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो अगर
अभी हमने बात करी कि माइग्रेंट वर्कर है वो 300 रुपये में भी काम करने को तैयार है, तो अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट वाकई में मजदूरों के अधिकारों का प्रोटेक्शन करना चाहते तो उनको ये मेक श्योर करना चाहिए ना कि माइग्रेंट वर्कर को कोई एक्सप्लॉइट ना करे। अगर 500 रुपये कानूनी तौर पर उसको अधिकार है तो उसको 500 रुपये मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि कोई बंदा अपने फायदे के लिए कि भाई तुम तो माइग्रेंट वर्कर हो, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हें 300 दूंगा, ठीक है, तो ऐसे उनको एक्सप्लॉइट ना करें। This will also be a curb on exploitative practices by employers। सेम चीज़ कि इससे क्या होगा, एक रोकथाम लग जाएगी कि जो एम्प्लॉयर्स एक्सप्लॉइट करते हैं वो बच जाए, वो पकड़े जाएंगे, वो पीछे हट जाएंगे। प्रोटेक्शनिज्म इन द लेबर मार्केट इज नॉट द आंसर। आप लेबर मार्केट में एक तरीके का प्रोटेक्शनिज्म लगा के, एक तरीके का दायरा बना के अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, इस समस्या की निजात पाने की कोशिश करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये था पैसेज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन अबाउट द पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट्स डिसीजन ऑन हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020। बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, वो जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट था 2020, उसके ऊपर, उससे हम क्या समझ सकते हैं। द कोर्ट रिजेक्टेड द एक्ट कंसिडरिंग इट एन इन्फ्रिंजमेंट ऑन द फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स फ्रॉम अदर स्टेट्स। बिल्कुल करेक्ट है, कोर्ट ने इस एक्ट को रद्द कर दिया ये मानते हुए कि ये फ्रीडम और इक्वालिटी जो है बाकी देश के नागरिकों का दूसरे स्टेट से, उसका हनन करता है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। द कोर्ट अपहेल्ड The act because it prioritizes local employment। उन्होंने बरकरार रखा, तो उन्होंने बरकरार तो रखा ही नहीं ना, रद्द कर दिया। The court supported the act, सपोर्ट भी नहीं किया, रद्द कर दिया। The court deemed the act permissible, परमिसिबल भी नहीं माना उन्होंने, इसको ये भी नहीं माना कि हाँ इसको स्वीकार किया जा सकता है। The court ruled in favor of the act, इनकरेक्ट है, इन फेवर नहीं गए, अगेंस्ट गए, रिजेक्ट कर दिया गया, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। What can be inferred about the potential impact of implementing laws like the Haryana State Employment of Local Candidates Act 2020 across India? बोल रहे हैं कि अगर इस तरीके का एक्ट पूरे देश भर में लागू हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला प्रभाव, इट वुड इनकरेज यूनिफॉर्म लेबर राइट्स इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस स्टेट्स। तो इससे एकाधिकार हो जाएगा पूरे देश भर में, नहीं होगा ना एकाधिकार। एकाधिकार कैसे होगा, आप लोगों को मना कर रहे हैं, तो एक जो सपोज करो बिहार है, वो एक गरीब स्टेट है, ठीक है, वहाँ पे खुद का इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होता, तो वहाँ के लोग जाते हैं दूसरे स्टेट्स में। अब यहाँ के स्टेट लोग जो है दूसरे स्टेट्स जा नहीं सकेंगे, तो इनको अपने ही स्टेट बाउंड्री के अंदर गुजारा करना पड़ेगा। तो जहाँ ये बाहर 300 रुपये कमा पा रहे थे, हो सकता है बिहार के अंदर ये 50 रुपये ही कमा पाए पर दिन का, तो उनको उसी में लेकिन गुजारा करना पड़ेगा। तो इक्वल कहाँ हुआ, यूनिफॉर्म कहाँ हुआ। It could lead to segregation of the labor market on regional lines, कि इसके जरिए क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा लेबर मार्केट जो है वो अलग थलग, यानी कि डिवीजन हो जाएगा उसमें रीजन के बेसिस पे। बिल्कुल करेक्ट है, यही हो जाएगा, क्योंकि एक इनविजिबल वॉल्स खड़ी हो जाएंगी ना हर एक स्टेट में। इट वुड एनहांस द मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स थ्रू आउट इंडिया। एनहांस कहाँ करेगा भाई, रोक देगा उसको, कर्ब कर देगा, कम कर देगा। सो केवल ऑप्शन 2 इज करेक्ट, 1 and 3 आर इनकरेक्ट, सो ओनली 2 ऑप्शन बी इज करेक्ट। वॉट इज द टोन ऑफ द पैसेज। तो टोन जो है पैसेज की वो हरियाणा सरकार का जो फैसला है उसके प्रति काफी ज्यादा क्रिटिकल है, सो ऑप्शन बी क्रिटिकल इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? Economic growth of India? No. Labor rights and protectionism in Indian states. Option B is correct कि मजदूरों के अधिकार और प्रोटेक्शनिज्म, जो हम एक ये प्रोटेक्शनिज्म की जो चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं कुछ इंडियन स्टेट्स में, उसके ऊपर था ये पैसेज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट। नॉट पे ध्यान रखना, जो सही नहीं है हमें वो दिखानी है, बतानी है। रिगार्डिंग द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 एंड रिलेटेड इश्यूज।
द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट अपहेल्ड द हरियाणा स्टेट। अपहेल्ड मतलब बरकरार रखा, तो बरकरार तो रखा ही नहीं, उन्होंने पारित तो किया ही नहीं, उस फैसले को सही तो नहीं ठहराया, उन्होंने तो रिजेक्ट करा ना। तो ये स्टेटमेंट 1 तो होगी इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट वाली ही ढूंढनी है। The Haryana Act was criticized for potentially leading to other states enacting similar laws, thereby creating artificial walls across India in violation of the constitutional guarantee of equality and freedom of movement। बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट कह रही है कि हरियाणा का जो एक्ट है इसको क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इसके जरिए फिर बाकी स्टेट्स भी इस तरीके के लॉज बनाएंगे जिसके तहत आर्टिफिशियल वॉल्स क्रिएट हो जाएंगी देश भर में, और जो कि हमारे संविधान का उल्लंघन है, जिसके तहत हम इक्वालिटी यानी कि बराबरी और आज़ादी जो है मूवमेंट की उसका अधिकार देते हैं। तो 2 तो बिल्कुल करेक्ट है। States like Andhra Pradesh and Jharkhand, while having similar legislation, have been proactive in ensuring that migrant workers in all establishments enjoy basic labor rights, creating a level playing field for all workers। तो देखो, एक तरफ पहले तो इस स्टेटमेंट को समझो। स्टेटमेंट बोल रही है कि आंध्र प्रदेश और झारखंड जैसे स्टेट्स ने भी ऐसा कानून बनाया, तो ये जो कानून है ये लेवल प्लेइंग के तो बिल्कुल अगेंस्ट है ना। लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ बनने दे रहा है ये तो बराबरी का अधिकार ही छीन ले रहा है। ठीक है, तो ये तो एक हो गया स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी। दूसरी चीज़ हमने पैसेज में पढ़ा कि आंध्र प्रदेश और झारखंड ने ये ऐसे नियम बनाए, बट आंध्र प्रदेश के ऊपर भी उनके हाई कोर्ट में भी इसके ऊपर फैसला भी बाकी है, इसके ऊपर भी हियरिंग्स होनी है, बट शुरुआत में उन्होंने ये कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, विच मीन्स ऑप्शन 1 और 3 जो है वो इनकरेक्ट है, यानी कि ओनली 1 2 3 बोथ 1 and 3 ऑप्शन डी इज करेक्ट। The just concluded state visit of Prime Minister Narendra Modi to the United States is undoubtedly a new gambit by both sides। बोल रहे हैं कि जो अभी प्रधानमंत्री की स्टेट विजिट कहाँ के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए जो भी ख़त्म हुई है, ये एक नया दाव है। किस चीज़ का दाव है? दोनों साइड्स द्वारा टू डैश देयर स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन टू एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल। तो लेके जाना, उच्चतम स्तर तक लेके जाना। तो बोल रहे हैं जो हमारा स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन है दोनों साइड्स का, उसको जैसा पहले ऐसा लेवल तक नहीं पहुंचा, उस लेवल तक, उस ऊंचाइयों तक लेकर जाना। वाइल टर्निंग ट्रीटी एलाइज, जब उन्होंने ट्रीटी एलाइज यानी कि संधि के साथी बनने का फैसला किया। The announcement for dash joint manufacture of General Electric GE Aerospace's F414 engines in India by GE and Hindustan Aeronautics Limited to power India's indigenous light combat aircraft। बोल रहे हैं अनाउंसमेंट किया गया क्या कि एक जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी जनरल इलेक्ट्रिक GE मोटर्स जो है ना, GE जनरल इलेक्ट्रिक, उनके एरोस्पेस F414 इंजन्स की इंडिया में, किसके द्वारा? GE और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा, जिसके तहत इंडिया का जो प्लान है इंडिजिनस यानी कि स्वदेश में निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2 उसको चलाया जाएगा। एंड द ट्विन इंजन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1 इनको चलाया जाएगा, एज वेल एज द परचेज ऑफ 31 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस प्रीडेटर MQ-9B आर्म्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। तो इनको खरीदा जाएगा। ये जो 31 हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे जाने वाले, ज़्यादा ऊंचाई पे जाने वाले लॉन्ग इंड्योरेंस प्रीडेटर MQ-9B, ये नाम है। आर्म्ड मतलब हथियारों से लैस, अनमैन्ड जिसके अंदर इंसान नहीं होता, एरियल व्हीकल टेक द डिफेंस टाइज बिटवीन द कंट्रीज टू अ न्यू हाई। तो इसकी वजह से ये जो समझौते हुए, इसकी वजह से जो दोनों देशों के बीच में डिफेंस टाइज हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो गई हैं और ऊंचे मुकाम पे पहुंच गए हैं। मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन द टू नेशंस हैज़ बीन डीपनिंग इन द रिसेंट पास्ट। बोल रहे पिछले कुछ समय में मिलिट्री कोऑपरेशन दोनों देशों के बीच में और ज़्यादा गहराता जा रहा है और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। India has bought from the US the C-130 and C-17 Globemaster transport aircraft। इंडिया ने US से ये दोनों विमान खरीदे हैं। AH-654E Apache attack helicopter as well as CH-47 Chinook and MH-60R multi-role helicopters। ये सब जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये इन्होंने US से खरीदे हैं। P-8I Maritime Patrol Aircraft and M777 Ultra Light Howitzer among others, ये सारे विमान ने US से खरीदे हैं।
द यूएस हैज़ बीन एग्रेसिवली पिचिंग इट्स फाइटर जेट्स। तो यूएस बड़े जोर शोर से अपने फाइटर जेट्स जो हैं वो क्या है, वो कौन से फाइटर जेट्स, F-16 एंड FA-18, ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को बेचने के लिए पिच कर रहा है मतलब उनको प्रेजेंट कर रहा है, उनके क्वालिटीज़ बताना, फ़ायदे बताना, आप क्या अचीव कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बताना। इंडिया एंड द यूएस हैड ट्राइड एंड डैश एन अर्लियर इंजन डेवलपमेंट एफर्ट अंडर द डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव सम ईयर्स अगो। बोल रहे हैं कि इंडिया और यूएस ने पहले कुछ चीज़ ट्राई करी और उसको क्या किया, एंड डैश, उस चीज़ को कुछ किया। क्या था वो, इंजन डेवलपमेंट का एक प्रयास था अंडर डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव कुछ साल पहले। बट नाउ the new jet engine deal is an investment in each other to address the shared security concerns। लेकिन अब ये जो नई इंजन डील की गई है ये एक इन्वेस्टमेंट है एक दूसरे को जो भी कंसर्न्स हैं और जो दोनों देश शेयर करते हैं, जैसे कि चाइना है वो दोनों देशों का कंसर्न है, टेररिज्म है दोनों देशों का कंसर्न है। तो ऐसे सिक्योरिटी कंसर्न्स जो दोनों देशों को परेशान कर रहे हैं उनसे निपटने के लिए, while continuing to dash the disagreements, जबकि हमारे कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं वो अभी भी बने हुए हैं। ठीक है। The just concluded state visit of Prime Minister Narendra Modi to the United States is undoubtedly a new gambit by both sides to dash their strategic cooperation। Turmoil मतलब होता है किसी चीज़ को खराब करना, उथल पुथल होना। ठीक है। डिस्पेल मतलब कि डिसअपियर हो जाना। प्रोपेल मतलब आगे बढ़ना, मजबूत होना, और ज़्यादा आगे बढ़ना। तो यहाँ पे दोनों देशों के रिश्ते जो हैं और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए ही किया जा रहा है ना ये। सो थर्ड प्रोपेल इज करेक्ट। पोटेंट इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव होना, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होना। तो यहाँ पे इसमें इफेक्ट की बात नहीं की जा रही, प्रोपेल करने की, आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक है। सो ऑप्शन 3 प्रोपेल इज करेक्ट, यानी कि ओनली ऑप्शन 3 C इज करेक्ट। The announcement for dash joint manufacture of General Electric, the announcement for किस चीज़ का, पोटेंशियल मतलब संभावित। ठीक है। तो यहाँ पे संभावित जॉइंट मैन्युफैक्चर की बात कर रहे हैं। सब्सटैंशियली मतलब काफ़ी मात्रा में। स्पेशल मतलब कि जो अंतरिक्ष से रिलेटेड हो, और प्रिवेल मतलब प्रचलन में। तो यहाँ पे प्रचलन की बात नहीं है, पोटेंशियल की बात है, संभावित की बात है। तो संभावित जॉइंट मैन्युफैक्चर है उसका अनाउंसमेंट किया गया। ठीक है। सो पोटेंशियल ऑप्शन 1 यानी कि ओनली ऑप्शन 1 A इज करेक्ट। इंडिया एंड यूएस हैज ट्राइड एंड रिजॉल्व मतलब कि किसी चीज़ का हल निकाल लेना। शेल्ड मतलब कि उसको उन्हें टाल दिया है। तो हम बोल रहे ना कि उन्होंने अर्लियर कुछ इंजन डेवलपमेंट किया था कई साल पहले और उसको कोशिश करके उन्हें छोड़ दिया, तो टाल दिया। तो यहाँ पे शेल्ड इज करेक्ट। रिस्टोर्ड मतलब वापस से किसी चीज़ को ठीक कर देना, और प्रमोट मतलब कि आगे प्रचार करना। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज करेक्ट, यानी कि ओनली 2 ऑप्शन B इज करेक्ट। But now the new jet engine deal is an investment in each other to address the shared security concerns while continuing to dash the disagreement. Continuing to ensured मतलब सुनिश्चित। कमेंस मतलब किस चीज़ की शुरुआत करना। एक्सरसाइज्ड मतलब बनाना किसी चीज़ को, एक्सरसाइज करना, पालन करवाना। और नेविगेट मतलब संचालित करना। जो हमारे अभी भी डिसएग्रीमेंट्स हैं वो भी चल रहे हैं, वो भी संचालित हो रहे हैं, पर हम ये नए कुछ चीज़ें हैं उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है। सो ओनली 4 ऑप्शन B इज करेक्ट। Despite of working hard for many years and dedicating her life to arts, बोल रहे हैं इतने सालों का हार्ड वर्क करने के बाद में भी, इतना डेडिकेशन दिखाने के बाद में भी आर्ट्स के प्रति, she is never been recognized for her exceptional talents। उसको कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया उसके एक्सेप्शनल टैलेंट्स के लिए। तो अब उसने कई सालों का पहले भी मेहनत करी, यानी कि पास्ट की भी घटना है और अभी प्रेजेंट की भी बात कर रहे हैं। जब पास्ट और प्रेजेंट दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, शी हैज़ नेवर बीन रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है। शी हैज़ नेवर बीन रिकॉग्नाइज्ड, केवल प्रेजेंट की बात नहीं है। डिस्पाइट वर्किंग हार्ड फॉर मेनी ईयर्स, यानी कि पिछले कई सालों से वो हार्ड वर्क करती आ रही है। तो पहले भी उसको नहीं मिल रहा रिकॉग्निशन और अभी भी नहीं मिल रहा, राइट। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट
जो है टेंस उसका इस्तेमाल होगा। हैज़ नेवर रिकॉग्नाइज्ड, हैज़ नेवर बीन रिकॉग्नाइज्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Over the years, medical research has introduced slow but significant changes in the way illnesses are evaluated and treated। बोल रहे हैं कई सालों से क्या हो रहा है, मेडिकल रिसर्च ने बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट करी हैं, तो उसने इंट्रोड्यूस किया है स्लो, धीरे चलने वाला लेकिन काफ़ी कारगर चेंजेस उसने देखे हैं, जिससे क्या हो, इलनेस को इवैल्यूएट किया जा सके, ट्रीट किया जा सके। अब क्या होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको बताते हैं मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, फिर वो कुछ आपकी हिस्ट्री पूछते हैं, कहीं गिरे थे, कुछ लगी थी, किसी ने मारा था, पहले कब हुआ दर्द, ये चीज़ें पूछते हैं, फिर वो समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद वो आपको कुछ टेस्ट देंगे, इमीडिएटली आपको मेडिसिन नहीं देंगे, कुछ टेस्ट देंगे। टेस्ट लिखने के बाद में हो सकता है विटामिन B12 कम हो, विटामिन D3 कम हो, कोई कैल्शियम कम हो, फिर उस अकॉर्डिंग वो दवाई देंगे। पहले थोड़ी डोज देके देखेंगे कितना कम है, उतनी डोज देके देखेंगे, फिर आपको 6-7 महीने बाद फिर से टेस्ट करवाएंगे, फिर देखेंगे अच्छा बढ़ा, अभी भी दर्द हो रहा है, अच्छा फिर हम और टेस्ट करते हैं। तो स्लो प्रोसेस है बट काफ़ी कारगर प्रोसेस है, ठीक है। Interestingly, most of these imperceptible changes happen over a long period of time। बोल रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये समझना, गौर करने वाली बात है कि ये इम्परसेप्टिबल मतलब होता है इतने छोटे छोटे चेंजेस जिनको नोटिस ना किया जा सके। तो ये छोटे छोटे बट अननोटिसेबल जो चेंजेस हैं ये एकदम से नहीं होते, बहुत लंबे टाइम से के अंतराल पे होते हैं, लंबे टाइम से कोशिश की जा रही होती है तब जाके होते हैं। दो दे ब्रिंग इन इम्पैक्टफुल चेंजेस इन पेशेंट्स आउटकम, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही कारगर होता है, बहुत ही प्रभावशाली चेंजेस यहाँ पे पेशेंट्स को जो आउटकम्स देखने मिलते हैं उसमें देखा जाता है। जैसे कि हम पोलियो मुक्त हो चुके हैं, डिक्लेयर कर दिया हमने, लेकिन क्या वो एक रात में हो गए? कितने सालों का वो अथक प्रयास रहा, बार बार लोगों को जागरूक करवाया जाता था, तो उस वजह से अब हम पोलियो मुक्त हुए हैं, राइट। तो वो एक दिन की चेंज नहीं होता, लॉन्ग पीरियड तक वो चलती है जर्नी। Since then, medical knowledge has grown in leaps and bounds in 3 main aspects। grow in leaps and bounds मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बहुत ज़्यादा उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो बोल रहे तब से लेके मेडिकल नॉलेज का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, बेसिकली 3 मुख्य बिंदुओं पे। डिजीज़ डायग्नोस्टिक, यानी कि पहले बीमारी को, मर्ज को पकड़ो, ड्रग्स, उसके बाद मेडिसिन, उसके बाद सर्जरी, इन तीनों फील्ड्स में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। Even though scientific inquisitiveness is evident in human history since the early years of common era। बोल रहे हैं साइंटिफिक इंक्विजिटिवनेस क्या होता है? इंक्विजिटिव क्या होता है? जिज्ञासा। कुछ लोगों को होता है ना कि ये क्या है, ये क्यों है, कोई भी चीज़ रखी है, अच्छा ऐसे क्यों किया। बच्चे जैसे बहुत इंक्विजिटिव होते हैं, वो बहुत सवाल पूछते हैं, क्यों किया, कैसे किया, कहाँ किया, किसने बोला। तो वैसा जो साइंटिफिक अब इंक्विजिटिवनेस का फ़ायदा क्या होता है? जितने आप ज़्यादा सवाल पूछेंगे उतने आपकी जिज्ञासा रहेगी चीज़ों को जानने की, ठीक है, उतना ज़्यादा आप जानने की कोशिश करेंगे, और उन्हीं जानने की कोशिश के दौरान ही बड़े बड़े आविष्कार होते हैं, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं, बड़े बड़े। तो बोल रहे हैं कि साइंटिफिक इंक्विजिटिवनेस जो है वो भी एविडेंट रही हमारे पूरे इतिहास के, इंसानों के जो भी हिस्ट्री रही है उसके दौरान में, सिंस द अर्ली ईयर्स। कब से? कॉमन एरा की शुरुआती सालों से हम देख रहे हैं कि लोग साइंटिफिकली चीज़ों को पूछते थे, क्वेश्चन करते थे। प्रॉपर मेडिकल इंक्वायरी इनटू डिजीजेस एंड देयर डॉक्यूमेंटेशन बर्ग्याउंड इन द 19th सेंचुरी। बर्ग्याउंड का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत होना और रैपिडली इंक्रीज करना, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर डिजीज़ की जानकारी रखना, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना, इस चीज़ की शुरुआत 19वीं सदी से ही हो चुकी थी, 19वीं सेंचुरी से ही हो चुकी थी। एफर्ट्स टू आइडेंटिफाई The causes of diseases and their management was the central focus of medical researchers। बोल रहे हैं कि डिजीज़ किस कारण से हुआ है, इसको आइडेंटिफाई करने के जो प्रयास थे और उसको मैनेज करना, ये पहले सेंट्रल फोकस हुआ करता था मेडिकल रिसर्चर्स का।
अब देखो, शुरुआत स्टेटमेंट की हो रही है जहाँ पे हमने बताया कि साइंटिफिक इंक्विजिटिवनेस की वजह से हमारे ह्यूमन हिस्ट्री में हमें इतिहास के 19वीं सेंचुरी से ही डिजीज़ और उसके डॉक्यूमेंटेशन की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। अब इसी को आगे सेकंड स्टेटमेंट कहाँ से आएगा, जहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे प्रयास क्या किए जाते थे कि कॉज पैदा किया जा सके डिजीज़ का और फिर उसको मैनेज किया जाए। सेंट्रल फोकस यही होता था मेडिकल रिसर्च का। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है जहाँ पे बोलते हैं तब से लेके अब तक मेडिकल नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है और मुख्य तौर पे डिजीज़ डायग्नोस्टिक, ड्रग्स और सर्जरी की फील्ड में। ठीक है, ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हो जाता है हमारा पी पॉइंट, जहाँ पे बोल रहा है कि पिछले कई सालों से मेडिकल रिसर्च है उसने स्लो बट सिग्निफिकेंट चेंजेस उसमें आए हैं, जिस तरीके से हम किसी भी बीमारी को इवैल्यूएट करते हैं उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, और फाइनल हो रहा है इंटरेस्टिंगली ये सभी जो छोटे छोटे चेंजेस हैं ये रातों रात नहीं हुए, लंबे समय के अवधि के दौरान हुए हैं और इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। सो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है STRPQ। STRPQ। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट है S, ऑप्शन डी इज करेक्ट, STRPQ। सेकेंड है T, E इज करेक्ट, STR। थर्ड है R, ऑप्शन सी इज करेक्ट। STR फिर क्या था, PQ। फोर्थ है P, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, फिफ्थ है Q। फिफ्थ चलो क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट दी है, कुछ वर्ड्स हैं वो हाईलाइटेड फॉर्म में दिए हैं, हमें पता लगाना है कि क्या ये सही सीक्वेंस में लिखे हैं वर्ड्स या कोई वर्ड इंटरचेंज होगा। फ्रेल मतलब होता है बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही वीक। ग्लोबल डिमांड में नॉट जस्ट इम्पैक्ट ट्रेड फ्लोज, जो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी ग्लोबल डिमांड है, इसका प्रभाव, दुष्प्रभाव जो है वो ट्रेड के फ्लोज के ऊपर ही नहीं पड़ेगा बट ऑल्सो हर्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI को भी ये इफेक्ट करेगा। इवन एज टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसीज कुड वॉलेटिलिटी फाइनेंशियल मार्केट एक्सेसरबेट। तो अभी वोलेटिलिटी का मतलब होता है अस्थिरता, तो कुड अस्थिरता तो नहीं हो सकता कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अस्थिरता, फाइनेंशियल अस्थिरता मार्केट को बढ़ावा देगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ पे होगा जो पॉलिसीज हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज की जो टाइटनिंग की जा रही है वो और ज़्यादा गंभीर कर देगी, फाइनेंशियल मार्केट की जो स्थिति है उसमें जो अस्थिरता है उसको और ज़्यादा गंभीर कर देगी। तो यहाँ पे एक्सेजरबेट आ जाएगा और डी आ जाएगा और उसको यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ABDC, AD, AC, DB, ABDC, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन मिसस्पेल्ड वर्ड हमें यहाँ पे ढूंढना है। ही रिसीव्ड एन एक्कॉलेड। एक्कॉलेड का क्या मतलब होता है, कुछ गिफ्ट, कुछ पुरस्कार मिलना, प्रशंसा होना। फॉर हिज अनकॉन्कर्ड स्पिरिट, यानी कि ऐसा स्पिरिट जिसको हराया नहीं जा सकता, उसका जो आत्मविश्वास है, उसका जो काम करने का तरीका है, जो अथक प्रयास है, वो बोला जाता है अनकॉन्कर्ड स्पिरिट। एंड अनडिस्टिंग्विश्ड डिस्प्ले ऑफ करेज, और जो उन्होंने अद्वितीय प्रदर्शन करा है करेज का, उसके लिए उनको प्रशंसा मिली फ्रॉम हिज फॉरबियरर। फॉरबियर मतलब होता है जो उनके फील्ड के, जो जैसे आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में, आप फिजिक्स की फील्ड में काम करें तो फिजिक्स की फील्ड में इस वक्त पे, पहले के जो हुए सो हुए, पर वो तो आपको आके प्रशंसा नहीं कर सकते ना, बट इस वक्त पे जो दिग्गज हैं वो होंगे फॉरबियर। ठीक है, तो उनसे उनको प्रशंसा मिली, तारीफ मिली। तो यहाँ पे अनडिस्टिंग्विश्ड की स्पेलिंग देखो क्या होता है, UN, बेसिकली S के बाद में H आएगा, अनडिस्टिंग्विश्ड, SHED। तो कॉलेड करेक्ट है, अनकॉन्कर्ड करेक्ट है, अनडिस्टिंग्विश्ड की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The enchantment of the tale was unfathomably deep, sparking inquisitiveness and a spirit of cooperation among the listeners। बोल रहे हैं कि जो ये कहानी का जादू था वो बहुत ही गहरा था, जो जिससे कि जो लिसनर्स हैं, जो उस कहानी को सुन रहे थे,
उनके अंदर एक जिज्ञासा और सहयोग की भावना जागृत हो गई। एन्चैंटमेंट मतलब जादुई, अनफैथमेबली मतलब कि एक ऐसी तरीके से जो कि समझने में असक्षम है, ठीक है, हम समझ नहीं सकते जिसको, तो वो इतना गहराई जादू की, उसका इतना अथाह गहरा था ना जादू कि जिसकी वजह से लोग जो वहाँ पे कहानी सुन रहे थे उनको और जिज्ञासा हुई और जानना चाह रहे थे और कोऑपरेट भी कर रहे थे। तो यहाँ पे जो स्पेलिंग एरर है वो है अनफैथमेबली, ठीक है, क्योंकि फैथमबली नहीं होता, फैथमेबली, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। वूपिंग, वूपिंग मतलब बहुत बड़ा, बोल रहे ना, ही स्कोर्ड अ वूपिंग 900, ही बैटेड अ वूपिंग 100, मतलब बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़्यादा रन बनाया उनने, कम बॉलों में ज़्यादा रन बनाए या कुछ भी, तो वो बहुत बड़ा संख्या थी, बहुत बड़ा नंबर था। द कार स्पेड बाय एट अ वूपिंग 110 माइल्स पर आवर, की कार इतनी ज़्यादा स्पीड पे चल रही थी, 110 माइल्स पर आवर की स्पीड पे गई, तो यहाँ पे वूपिंग बिल्कुल करेक्ट बता रहा है। She had a whooping great bruise on her arm, whooping मतलब बहुत बड़ा, तो उसकी आर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा घाव था, जख्म था, ठीक है। सो टू भी करेक्ट है, वूपिंग यहाँ पे भी करेक्ट बता रहा है। द ट्रांजिशन टेक्स प्लेस एट डिफरेंट इंजन स्पीड्स डिपेंडिंग ऑन ड्राइविंग कंडीशन एंड इज वूपिंग, बोल रहे हैं ये जो ट्रांजिशन है, चेंज है, वो डिफरेंट इंजन में, अलग इंजन स्पीड्स के ऊपर होता है जो कि ड्राइविंग कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है, एंड इज वूपिंग, और बहुत बड़ा है। यहाँ पे ये वूपिंग सही नहीं बैठ रहा, वूपिंग क्या है कुछ क्लैरिफाई नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में वूपिंग जो है वो क्लैरिटी नहीं दे रहा, फिट नहीं बैठ रहा, तो फर्स्ट और सेकेंड करेक्ट है, यानी कि डी 1 and 2 इज करेक्ट। द गवर्नमेंट needs to provide specific regulations that create an environment where a trained scientific personnel enjoyed space and freedom to design new products benefiting society। बोल रहे सरकार को चाहिए कि वो स्पेसिफिक रेगुलेशंस दे, बनाए, जिनके तहत एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जा सके जहाँ पे कोई भी ट्रेन्ड साइंटिफिक पर्सन जो है वो enjoyed की बजाय क्या आएगा, enjoys, ठीक है। अब क्यों आएगा enjoys, क्योंकि यहाँ पे जैसे नीड्स की बात की जा रही है, तो नीड्स क्या बता रहा है, वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट को बता रहा है, तो हमें आगे जो है सिंपल प्रेजेंट में ही चाहिए होगा, तो enjoyed की बजाय क्या हो जाएगा, enjoyed पास्ट में हो जाएगा, तो enjoys space and freedom to design new products जिनके जरिए सोसाइटी को फायदा हो सके। तो यहाँ पे सी पार्ट में एरर है, enjoys होगा। Though the book is not yet available on India, ऑन Amazon हो सकता है, ऑन फ्लिपकार्ट हो सकता है, बिकॉज ये साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर लिस्टिंग की जाती है। लेकिन जब हम मैं का भाव बताना चाह रहे हैं ना किसी देश के प्रति, किसी स्टेट के प्रति, हम मैं का भाव बताना चाह रहे हैं कि इस स्टेट में ये नहीं मिल रही, ठीक है, इस देश में ये नहीं मिल रही, तो ऑन की बजाय क्या होगा, इन इंडिया। Though the book is not yet available in India, previews published in this country suggest that it is a complex study of an extremely complex personality। और हालांकि हिंदुस्तान में ये बुक अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो भी इसके प्रिव्यूज इस देश में छपे हैं वो यही दर्शाते हैं कि ये बहुत ही एक जटिल स्टडी की गई है, किसी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी की, कोई व्यक्ति हो सकता है या किसी का व्यक्तित्व हो सकता है, ठीक है, तो उसके बारे में एक बहुत जटिल स्टडी की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए पार्ट में जो है एरर है, ऑन की बजाय इन आएगा। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल के लिए माफ़ी चाहती हूँ, बीच में आपको खराटों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, उसके लिए ध्यान करूँगी आगे से ऐसा ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।